है दूध, तो अभी जो है यहाँ पे जो है ये लोग बेच रहे हैं 120 रुपए। क्या कराची वाले दूध पीना छोड़ दें? एक चीज़ हमें महंगी मिल रही है तो यकीनी तौर पे हम उसको महंगी बेचेंगे। फी लीटर कीमत 94 से 120 तक कैसे पहुंची? 2.25 साल से कोई रेट डिटर्मिन ही नहीं किया। ये इसका मुंह बोलता सबूत है कि गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड। कराची में दूध बहरान का जिम्मेदार कौन? दूध फरोश, डेयरी फार्मर्स या शहरी इंतजामिया? मुझे ईमानदारी का कोई सिला नहीं मिलना तो मैं ईमानदारी क्यों करूं? दूध एक मुकम्मल सेहत बख्श ग़िज़ा है। सेहतमंद रहने के लिए दूध और दही का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, लेकिन मसाइल में घिरे मिनी पाकिस्तान में अब दूध का मसला भी खड़ा हो गया है। सरकारी नर्खनामे में दूध की कीमत है 94 रुपए फी लीटर, लेकिन पूरे शहर में दूध फरोख्त हो रहा है 120 रुपए फी लीटर। अगरचे कमिश्नर कराची की हिदायत पर महंगा दूध फरोख्त करने वालों को जुर्माने किए गए, लेकिन दर हकीकत इंतजामिया अपनी रिट कायम करने में नाकाम नजर आती है। जबकि दूसरी तरफ महंगाई की सितम जरीफियों से तंग आए अवाम भी फट पड़े हैं। पहले जी ये दे रहे थे 110 रुपए, अब इन्होंने 120 रुपए कर दिए। तो क्या किस तरह के खिलाफ है? दूध तो बुनियादी चीज़ है हर घर में, मेरे ख्याल में डेली जी हाँ, हर कीमतों के हवाले से क्या कहोगे, इतना महंगा कर दिया दूध? कीमतें इन्होंने बढ़ाई हैं, 10 रुपए बढ़ाए हैं अभी 15-20 दिन हुए हैं। पहले 120 दे रहे थे। जी तो क्या मुतालबा करोगे? मुतालबा ये जो रेट है वो दें गवर्नमेंट का। हाँ ना, वही रेट पे दें। चाचा आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, ये दूध महंगा चल रहा है, ठीक है, चल रहे हैं दुनिया के साथ है, क्या करें। दूध की कीमतों में एकदम इजाफा हुआ, क्या कहना चाहोगे कि दूध तो बुनियादी चीज़ है हर घर में ही मेरे ख्याल में डेली बेसिस पे इस्तेमाल होता है, क्या कहोगे एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है महंगा? आम आदमी के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, ये हद से ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि गरीब जो इस टाइम मजदूर लोग हैं उनके तो वैसे ही ऑलरेडी काम तो बंद पड़े हुए हैं ये जो लॉकडाउन के चक्कर में, और ये ऊपर से दूध महंगा, ऊपर से हर एक चीज़ महंगी, ये तो यानी कि बजट अपने गरीब आवाम के लिए जो है ना बिल्कुल आउट हुआ हुआ है। सब परेशान हैं। कराची में दूध महंगा क्यों हुआ? कीमत 94 से 120 रुपए तक कैसे पहुंची? क्यों इंतजामिया है बेबस? कौन है दूध की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार? डेयरी फार्मर्स और रिटेलर्स हैं किस हद तक कसूरवार? दूध सस्ता बिकना चाहिए, लेकिन सर कोई भी चीज जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है उसे आप सस्ता कैसे बेचें? मवेशियों और चारे की कीमत में कैसे होता है इजाफा? दूध की कीमत में होशरुबा इजाफे के पीछे क्या है असल वजूहात? दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए भैंसों को इंजेक्शन लगाना है किस कदर खतरनाक? हमारे फार्मर को भी ये बात मालूम है कि ये उसके लिए, उस गरीब आदमी के लिए उसका बहुत बड़ा असासा है, जो कि स्टीरॉइड्स लगा के वो इसकी 10 साल की एज को 4 साल नहीं करना चाहता। क्या वाकई पाकिस्तान जैसा ज़रई मुल्क भी है चारे की कमी का शिकार? जो अभी थी किसी ने नहीं दिखाई, टीम इंकशाफ आज सामने लाएगी वो तमाम तर मालूमात। कराची में दूध बहरान के हवाले से बहुत अहम है आज का ये इंकशाफ। मौजूद हूँ भैंस कॉलोनी में और मेरे साथ हैं इस वक्त सलमान हुसैन जो कि सीईओ हैं लकी फूड इंडस्ट्रीज़ के, और इसके अलावा इनके एक और तारुफ भी है, ये साबिक पाकिस्तानी सदर ममनून हुसैन साहब के बड़े साहबजादे भी हैं। ये सोशल मीडिया पे बहुत सरगर्म होते हैं और स्पेशली सोशल इशूज़ जो कि फूड से रिलेटेड हैं या दूध से या गाय के चारे वगैरह से, उसके ऊपर बहुत वोकल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान वक्त देने के लिए। आपका शुक्रिया। सलमान, पहले तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त बहुत बड़ा इशू हुआ हुआ है पूरे कराची में, स्पेशली सिंध और कराची में, स्पेशली पंजाब में इतना इशू नहीं है, और वो दूध की कीमत का है। दूध की कीमत जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। अभी जो जितने भी दूध बेचने वाले थे उन्होंने 120 रुपये के करीब कर दिया था, जबकि गवर्नमेंट कह रही है 94 का बेचें, और कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि अगर वो नहीं बेच रहे तो आप बाइकआउट कर दें। अब दूध कोई ऐसी चीज़ का बाइकआउट तो नहीं हो सकता। तो ये क्या सारी मिथ है? क्यों दूध महंगा किया जा रहा है? क्यों आवाम के जख्मों पर मजीद आप लोग नमक छिड़क रहे हैं? पहले तो मुझे ये बताएं। सबसे पहले तो एक मिथ, जैसे आपने कहा, तो एक मिथ मैं क्लियर करूं कि दूध की प्राइस दिन ब दिन नहीं बढ़ी है कराची में। 94 का जो रेट था वो अप्रैल 2018 में तय हुआ था, फिर उसके 1 साल के बाद 110 रुपये का रेट हुआ, और फिर उसके मज़ीद 1 साल के बाद 10 रुपये उसके ऊपर बढ़े हैं। और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है? नहीं, मैं क्योंकि किसी एसोसिएशन का हिस्सा नहीं हूँ, सो मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ कि ये 2 साल में 2 दफ़ा रेट बढ़े, और अगर आप इसका मुकाबला किसी भी दूसरी आइटम से, जो खाने पीने के आइटम है जिसमें आटा शामिल है, चीनी शामिल है,
इसके अलावा जो भी फ्रूट सब्ज़ी, तो उन सब में आई थिंक मैं ये बेट लगा सकता हूँ कि अगर 2 साल में दूध का रेट 2 दफ़ा बढ़ा है तो दूसरी तमाम चीज़ों का रेट जो है वो कम से कम 5 दफ़ा बढ़ चुका है इन द लास्ट 2 ईयर्स। दूध की कीमतों में इजाफे के हवाले से इन तमाम मालूमात को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि तकरीबन पूरे शहर कराची में 120 रुपए फी लीटर दूध की फरोख्त पर शहरी फट पड़े हैं, लेकिन कोई नहीं बता रहा कि इस मसले का हल क्या है। ये जो रेट बढ़ाया जाता था, जैसे कि पहले 94 रुपए मुकर्रर हुआ था या 96 रुपए, उसके बाद 110 जो हुआ, ये किसकी आपस में कोऑर्डिनेशन से हुआ था कि हम ये इसमें गवर्नमेंट के भी कुछ लोग शामिल थे या सिर्फ जो ये दूध वालों की एसोसिएशन है वो शामिल थे? कौन थे ये लोग? देखिए, मैं अगेन क्योंकि किसी कमेटी का और किसी यूनियन का हिस्सा नहीं हूँ, तो मैं किसी ऐसी मीटिंग में ना मुझे कभी बुलाया गया और ना मुझे इसका इल्म है कि रेट्स जो हैं वो किस तरह से तय हुए। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में तमाम चीज़ों के रेट तय होते हैं, जिसमें बकरे का गोश्त है, जो मैं लोगों के इस्तेमाल की चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जिसमें बकरे का गोश्त है, जिसमें बड़े का गोश्त है, जिसके अंदर सब्जियां हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई भी हमारे यहाँ सिस्टम मौजूद है कि जिसके अंदर इन तमाम आइटम्स की रेट्स को डिटर्मिन करने के लिए कोई रोबस्ट सिस्टम हो। अगर आखिरी रेट गवर्नमेंट ने जो डिटर्मिन किया था दूध का, वो अप्रैल 2018 में किया था, यानी आज से 2.25 साल पहले। अच्छा, इन 2.25 सालों में हमारे जनरल जो इन्फ्लेशन रेट है, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन रेट है, तो अगर कोई कमेटी गवर्नमेंट की होती तो गवर्नमेंट क्या 94 को 2.25 साल पहले जहां छोड़ा था उसको छोड़े बैठी है? इसका मतलब है गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव। भाई, गवर्नमेंट ये कहती है कि 94 का रेट हमने 2.25 साल पहले किया था, 1 साल बाद हमने ये रेट किया अपने इन्फ्लेशन नंबर के हिसाब से, और अब मज़ीद 1 साल बाद हम ये रेट कर रहे हैं अपने। तो जस्ट द फैक्ट कि गवर्नमेंट ने 2.25 साल से कोई रेट डिटर्मिन ही नहीं किया, ये इसका मुंह बोलता सबूत है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट इंटरेस्टेड। शहरी इंतजामिया दूध में होशुबा इजाफे के बाद छापे मार रही है और जुर्माने भी किए जा रहे हैं, लेकिन शहरियों को दूध फिर भी महंगा ही मिल रहा है। ऐसे में वो फरियाद करें तो किससे? लेकिन हुकूमत की इतनी नाअहली है कि दिन ब दिन वो किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। चीनी महंगी होती जा रही है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, तो ज़ाहिर है आजकल तो पता नहीं सब बेलगाम हो गए। तो हुकूमत को ये ज़रा होश के नाखून ले ले और अपना कंट्रोल रखे। कंट्रोल है ही नहीं। कराची वालों को दूध महंगा क्यों बेचा जा रहा है? टीम इंकशाफ ने जब ये सवाल दूध फरोश दुकानदारों से किया तो कुछ यूं जवाब मिला। असल में ये तो इसके जो रेट बढ़े हैं वो फार्म लेवल पे जो कैटल फार्मर्स हैं, डेयरी फार्मर्स हैं, उन्होंने इसके रेट बढ़ाए। अच्छा, और उसके बाद ये कि जब चीज़ हमें महंगी मिलेगी तो हमारी मजबूरी है, हम उसमें मिलावट वगैरह तो कर नहीं सकते। एक चीज़ हमें महंगी मिल रही है तो यकीनी तौर पर हम उसको महंगी बेचेंगे। यकीनी तौर पर जब दूध फरोशों को दूध महंगा मिलेगा तो वो महंगा ही फरोख्त करेंगे। तो क्या ऐसे में असल कसूर डेयरी फार्मर्स का है? कराची में दूध क्यों बिक रहा है 120 रुपए फी लीटर? हम दूध की प्रोडक्शन में 5वें नंबर पे हैं पूरी दुनिया में, और हमारे मुल्क में दूध के रेट्स का ये हाल है। तो आज तक कभी किसी ने इस पे काम नहीं किया कि यार हम इतना दूध प्रोड्यूस करने के बावजूद इतना महंगा दूध क्यों बेचते हैं। दूध इतना महंगा कि कराची में फी लीटर कीमत 120 रुपए तक जा पहुंची। आज इसी गुत्थी को तो सुलझाने निकली है टीम इंकशाफ। सलमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ी है, महंगाई बढ़ गई हर चीज़ में, और डॉलर का भी रेट ऊपर नीचे हो रहा है। उस पर भी मैं देख रहा था, आर्टिकल आए हुए थे। तो डॉलर के रेट से हमारी गाय भैंसों क्या ताल्लुक? हम तक ज़रूरी मुल्क हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि शहरों में जो दूध पैदा होता है, ख़ासतौर पे कराची शहर में, ये ऐसा नहीं है कि ये भैंस कॉलोनी जहाँ पे हम बैठे हैं, ये 3.5 मिलियन लीटर दूध पैदा करती है रोज़ाना कराची के लिए। अच्छा, ये एक कंक्रीट के जंगल के बीच में एक और कंक्रीट का जंगल है जहाँ पे ना कोई हरियाली है, ना कोई खेत हैं। ये एक कराची शहर का गुंजान आबाद इलाका है जहाँ पे जानवर से दूध लेने के लिए इनको अजनास खिलाई जाती हैं। इनको गंदम का दलिया खिलाया जाता है, मकई का दलिया खिलाया जाता है, चोकर जो कि हमारे आटा मिल्स से बाय प्रोडक्ट है आटे का, इसी तरह राइस पॉलिश। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इनको या अजनास इनको खिलाई जाती हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या मुल्क में गंदम का क्राइसिस नहीं है? जब हम कहते हैं गंदम का क्राइसिस है तो हम यही कहते हैं ना कि प्राइस बढ़ गई है। इसी तरह क्या चीनी का क्राइसिस नहीं है? क्योंकि इनकी खुराक में एक बड़ा बेसिक आइटम है शीरा, जो कि 7 रुपए किलो का हम ख़रीदते थे आज से
तकरीबन 8 महीने पहले, वो 25 रुपए का ख़रीद रहे हैं जब से ये शुगर क्राइसिस आया। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि ये जो दूध है ये एक ऑटोमेटिक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक फाइनल प्रोडक्ट है उन तमाम इनपुट्स की जिसका रोना हर घर में और हर शहर में लोग रो रहे हैं कि जी आटा महंगा हो गया है। तो आटा महंगा हो गया तो गंदम महंगा हो गया, ये जानवर गंदम खाते हैं, मकई महंगी हो गई है, मोलेसेस महंगा हो गया है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, हर तरफ हरे भरे खेत खलियान हैं। ऐसे में कोई कैसे मान ले कि हमारे पास मवेशियों के चारे की कमी है। जो एक बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पे किसी को नहीं पता, और वो ये है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान में जितना जानवर कैटल मौजूद है, हम चारा अपनी जानवरों की ज़रूरत का सिर्फ 45% पैदा करते हैं। और ये NARC नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद की रिपोर्ट में 3 साल पहले लिखा हुआ था। यानी हमारे पास जो चारे की शॉर्टेज है वो 55% है। तो फिर ये चारा आता कहाँ से फिर? ये एक मिथ है कि जी हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं। ये चारा इस तरह आता है जनाब कि हमारे पास हरा चारा जो कि जानवर खुशी से खाता है वो हम अपने जानवरों के लिए ना होने के बराबर पैदा करते हैं। तो हम इनका पेट भरते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की मील्स से, जिसको आम ज़बान में खली कहते हैं। यानी कि कनोला मील, पाम मील, सोयाबीन मील। अब ये सोयाबीन, कनोला, पाम, ये तो पाकिस्तान में होते ही नहीं है। ये पाकिस्तान में होते ही नहीं है, और हम ये सारा का सारा फारिस से इंपोर्ट करते हैं। ये इंडोनेशिया, मलेशिया से आता है। जी हाँ, तो मतलब जितना भी तेल है वो तेल भी हम इंपोर्ट करते हैं, और इसके पीछे जो इसकी बाय प्रोडक्ट है मील इन जानवरों के लिए, वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। हम तमाम की तमाम दवाइयाँ इन जानवरों की तकरीबन 80 से 90% इंपोर्ट करते हैं। डॉलर का कोरिलेशन इस बात से है कि दवाइयाँ 114 रुपए का या 104 रुपए का जब डॉलर था, तो दवाइयाँ जो हमें इनकी अवेलेबल थी उनकी प्राइसेस कुछ और थी, अब कुछ और है। इसी तरह ये जो मील्स हैं, जो हम अपना 50% हमारी जानवरों का जो दूध, यहाँ तक कि दालें जो होती हैं, दालें पाकिस्तान में नहीं होती, तो दालों का जो चूरा होता है जो इंडिया से इधर उधर से इंपोर्ट होता है, वो भी जानवरों के दूध के लिए बड़ा कीमती है, वो भी इम्पोर्टेड है। पंजाब में इतना ज़्यादा चारा भी होता है, सब चीज़ें होती है, तो वजह क्या है कि उनको ये वाले मील खिलाने पड़ते हैं? कैसे दूध ज़्यादा आता है? उसकी पहली वजह तो ये है कि हमारे यहाँ हम क्यों फॉडर एक्सपोर्ट करते हैं। यानी वो चीज़ जो हमारे खुद खाने के लिए कम है, हमारे जानवरों के लिए कम है, हम गंदम का भूसा एक्सपोर्ट करते हैं, हम चोकर एक्सपोर्ट करते हैं, हम इसके बाहर भेज देते हैं। जी हाँ, हम बाहर भेज देते हैं, हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो घास है हमारी, उसकी हे बना के, पानी निकाल के, बेल्स बना के हम वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो हम जो है 100 रुपए के डॉलर कमाने के लिए इतनी बड़ी शॉर्टेज पैदा करते हैं कि हमें शायद $500 का बाहर से मंगा के अपनी ज़रूरियात को पूरा करना पड़ता है। ये इंकशाफात होश उड़ाने वाले हैं। तो क्या चारे की ये कमी ही सबब बन रही है दूध की कीमत में इजाफे का? कैसे कंट्रोल किया जाए कराची में दूध की बढ़ती कीमत को? कराची में जो दूध फरोश सस्ता दूध बेच रहे हैं, क्या वो मिलावट करके बेच रहे हैं? कैसे पता चलेगा कि दूध खालिस है या फिर मिलावट शुदा? क्या है आसान तरीका? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अब आप उसको ऐसा दूध पिला दें जिसमें ट्रांस फैट्स हैं, तो वो तो बेसिकली जहर पी रहा है। एज लॉन्ग एज वो प्राइस वही है जो गवर्नमेंट ने कहा है, तो फिर चाहे वो जहर भी बेच रहे हों तो उसकी कोई चेकिंग नहीं है। डीसी साहब ये चेक करवा रहे हैं अपनी टीमों को भेज के कि दूध किस रेट पे बिक रहा है, तो कभी इन दुकानों पे भेज के उनसे डेली के यहाँ के रेट्स भी लेना कि चीज़ों के रेट्स कहाँ जा रहे हैं। कमीशन ऑफिस से जो लोग आते हैं उन्होंने कभी आज तक ये नहीं कहा कि आप क्या चीज़ बेच रहे हैं, आप खालिस दूध बेच रहे हैं, पानी वाला बेच रहे हैं, केमिकल वाला बेच रहे हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि आप किस रेट पर बेच रहे हैं। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ में, और आज का इंकशाफ बहुत ही ख़ास है। उस चीज़ के ऊपर हम लोग कर रहे हैं कि दूध की जो प्राइस बढ़ी थी उसके पीछे क्या मिथ थी। सवाल मुझे बताएं कि अगर महंगा चारा खा रहे हैं तो फिर सस्ता दूध कैसे बेचा जा रहा है, उसके अंदर क्या मिलाते हैं? देखें, बुनियादी बात यह है कि दूध की प्राइस इसीलिए एडजस्ट की जा रही है कि ज़्यादातर लोग जो ये काम करते हैं वो मिलावट नहीं करना चाहते, और उसकी एक वजह यह है कि हमारे मुल्क में फ़्रेश मिल्क पिया जाता है, और फ्रेश मिल्क में जो सबसे बड़ी खासियत है एंड द रीज़न वाई लोग चाहते हैं कि फ़्रेश मिल्क पिएं, उसकी वजह यह है कि जब आप उसको उबालते हैं तो उबालने के बाद जो उस पर मलाई आती है वो बता देती है कि ये दूध कितना खालिस है या कितना इसमें मिलावट है। हमारा कस्टमर भी अच्छा खासा समझदार है, तो इसी वजह से प्राइस को एडजस्ट किया जा रहा है कि मिलावट ना की जाए। लेकिन गवर्नमेंट जो पुश करती है कि जी आप इसको 2 साल पुरानी प्राइस पे बेचें और
चाहे महंगाई मुल्क में 2 साल में जितनी भी हुई हो, तो दूध एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर उसमें 80% पानी मिला है तो भी वो सफ़ेद नज़र आएगी, और अगर उसमें 100% खालिस है तो भी सफ़ेद नज़र आएगी। तो आप जब किसी ऐसी प्रोडक्ट जो कि इतनी आसानी से एडल्ट्रेट हो सकती हो या उसमें मिलावट की जा सकती हो, तो आप अगर उसमें पुश करेंगे तो आप बेसिकली जो पीने वाला है उसके साथ दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि बेचने वाले को अगर आप मारेंगे तो वो उसके अंदर मिलावट करके अपनी कॉस्ट को नीचे ले आएगा। ये कोई मिथ नहीं है और मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, क्योंकि ये बातें तो अब हम पकड़ चुके हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे एक टी वाइटनर आज से कुछ दिन पहले एक बहुत मशहूर था और लोग उसको दूध समझ के चाय में डालते थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक्शन लिया और एक अब पब्लिक नॉलेज है कि वो दूध है ही नहीं, तो बेसिकली जो ट्रांस फैट होता है यानी कि वेजिटेबल ऑयल होता है, उसको वे पाउडर जो कि इम्पोर्टेड आता है उसमें मिला के लोग आर्टिफिशियल दूध बनाते हैं और उसकी कॉस्ट यकीनन बहुत कम होती है। अब अगर आप वे पाउडर के अंदर या पानी मिले दूध के अंदर अगर आप ट्रांस फैट यानी कि वेजिटेबल ऑयल बना के उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जैसे कि करते थे और दूध कह के बेचते थे, तो ये तो लोगों की सेहत के साथ दुश्मनी है। एक तरफ शहरियों की सेहत के साथ खेला जा रहा है तो दूसरी तरफ दूध की कीमतें बढ़ाकर उनकी जेबों पर भी डाका डाला जा रहा है। लोग पहले भी महंगाई के हवाले से बहुत परेशान हैं, ठीक है ना। और दूध मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट का रेट है वो है तकरीबन 94 रुपीज़। अब जो है ना 94 रुपीज़ जो वो चल रहा है दूध, तो अभी जो है यहाँ पे जो है ये लोग बेच रहे हैं 120 रुपये, ठीक है। तो उसमें जो है ना मेरे हिसाब से 20-25 रुपये का या 16 रुपये का जो है जो भी डिफरेंस रहा है वो भी जो है ना अगर ये कम हो जाए तो इसमें ये है कि जो ना आम आवाम के लिए बहुत सारी जो है ना मतलब मज़ीद ये भी जो है कमी हो जाएगी। दूध हर जगह महंगा है, लेकिन अगर शहर में कहीं दूध सस्ता बिक रहा है तो उसके बारे में आम ख्याल यही है कि हो ना हो वो मिलावट शुदा है। सस्ते दूध के नाम पर कैसे कराची वालों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है ये जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई बेचारा ऐसा आदमी जो दिल का मरीज हो और उसको डॉक्टर ने ये कहा हो कि यार तुम थोड़ा दूध पी लिया करो क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, अब आप उसको ऐसा दूध पिला दें जिसमें ट्रांस फैट्स हैं, तो वो तो बेसिकली जहर पी रहा है क्योंकि उसको तेल पीने की इजाज़त ही नहीं है। सो पॉइंट मेरा ये है जी कि ये बहुत सारे इससे प्रॉब्लम, ये जो प्राइस कंट्रोल करने की आर्टिफिशियल कोशिश की जाती है बजाय इसके कि रूट कॉज एनालिसिस की जाए, गवर्नमेंट इसकी रेगुलेशन बनाए और इसके ऊपर कोई बिल पास करें कि जी एक्सपोर्ट फॉर्डर की मना है ताकि स्केर्सिटी ना हो, आपके फॉर्डर की प्राइसेस कंट्रोल में रहें ताकि हम गोश्त की और दूध की प्राइस को कंट्रोल कर सकें। ये तो चले कुछ कंपनीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो क्या ये जो आप कह रहे हैं कि दूध बनाना इस तरह से जिसमें आप वेजिटेबल ऑयल मिला देते हैं, तो ये क्या आम तौर पर जो छोटे डेयरी फार्म वो भी इस टाइप की चीज़ कर लेते हैं? क्या ये आसान है करना या ये इट्स रियली टफ, इसके कोई बड़ा कोई प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह चाहिए होता है? देखिए जहाँ तक हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये मतलब ऑफ कोर्स हम भैंस कॉलोनी ख़ास तौर पे आए हैं, दिस इज़ नॉट माय फार्म, लेकिन यहाँ पे जो छोटे छोटे बाड़े हैं इन लोगों के पास तो ये पोटेंशियल नहीं है कि ये इसको मैन्युफैक्चर कर सकें, और इनके जो ख़रीदार हैं वो सारे के सारे होल सेलर्स और बड़े बड़े होल हैं, और होता ये है कि एक सर्टेन जगह पे दूध को जमा करके और फिर कुछ हमारे यहाँ जैसे माफिया हर जगह मौजूद है तो वो मैन्युफैक्चर करती है, वो उसको ज़ाहिर बात है 20-30% ओरिजिनल मिल्क चाहिए होता है क्योंकि यहीं से सोर्स होता होगा, और फिर उसके बाद बकिया 70-30% उस फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है और फिर वो पूरे शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसको हम जाली दूध कहते हैं। और फिर वो आप 75 का भी बेच सकते हैं, आप 80 रुपये का भी बेच सकते हैं क्योंकि वो दूध ही नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो इस तरह के डेयरी फार्म जिन लोगों ने खोले हुए, तो इन पे फिर वो बार छापे भी मारती है गवर्नमेंट कि भाई आप लोग क्या खिला रहे हैं? इसी सवाल कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है यहाँ पर कि भाई आप जानवरों को स्टेरॉइड्स ना लगाएं या कोई ऐसी चीज़ें ना करें, क्योंकि ज़्यादा दूध के लिए फिर ऐसी चीज़ें भी करना शुरू कर देता है डेयरी फार्मर जो होता है? देखिए जी सिर्फ किताबों में ही है, मैंने तो हमेशा ये देखा है कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए छापा मारती है, ये छापा नहीं मारती कि जी कौन क्या बेच रहा है, क्योंकि एज लॉन्ग एज वो प्राइस वही है जो गवर्नमेंट ने कहा है तो फिर चाहे वो जहर भी बेच रहे हों तो उसकी कोई चेकिंग नहीं है। अच्छा, और जहाँ तक आपने स्टीरॉइड्स वगैरह की बात की तो मैं आपको बताऊं कि देखें हमारा जो फार्मर है वो बजाते खुद इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझता है। ये जो एक भैंस यहाँ पे खड़ी है, ये एक भैंस जो है इसकी कीमत 2 लाख से 2.25 लाख तक जाती है। ये भैंस इसकी जो प्रोडक्टिव एज है वो तकरीबन 10 साल है। तो हमारे फार्मर को भी ये बात मालूम है कि ये उसके लिए, उस गरीब आदमी के लिए उसका बहुत बड़ा असासा है जो कि स्टीरॉइड्स लगा के
वो इसकी 10 साल की एज को 4 साल नहीं करना चाहता। स्टीरॉइड्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे फार्मर समझते हैं कि जानवर दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होता, उसके अंदर फैट इतना बढ़ जाता है कि वो एक ही लैक्टेशन के बाद ख़त्म हो जाता है। तो देखें जी, ये अब जैसे ये भैंस यहाँ बिकने के लिए आई है, मुझे पूरा यकीन है कि ये इसका कोई 8वां लैक्टेशन होगा। अब अगर इसको कोई शुरू से स्टीरॉइड्स लगाता रहता तो ये इस 8वें लैक्टेशन तक नहीं पहुँचती। अच्छी खासी बड़ी उम्र की नज़र आ रही है और इस दफ़ा भी अच्छा दूध देगी। सो मेरा पॉइंट ये है जी कि लोग अपनी मदद आपके तहत, हाँ ऐसे लोग हैं जो बेवकूफ़ी में स्टीरॉइड्स वगैरह लगा के जानवरों का और उनसे ज़्यादा दूध एक ही दफ़ा लेने के लिए ये जुल्म करते हैं और उनकी बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि जो नहीं कर रहे तो वो अपनी समझ से नहीं कर रहे। ये कहना कि जी गवर्नमेंट रेगुलेशन या गवर्नमेंट आके मेक श्योर कर रही है कि ऐसा ना हो, वो बिल्कुल गलत होगा। दूध के नाम पर क्या कुछ नहीं हो रहा, कैसे कम होगी दूध की कीमत, कुछ डेयरी फार्मर्स हर थोड़े अरसे बाद भैंसों को क्यों करते हैं ज़िबा, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। डीसी साहब ये चेक करवा रहे हैं अपनी टीमों को भेज के कि दूध किस रेट पे बिक रहा है, तो उनसे डेली के यहाँ के रेट्स भी लेना कि चीज़ों के रेट्स कहाँ जा रहे हैं। कमिश्नर ऑफिस से जो लोग आते हैं उन्होंने कभी आज तक ये नहीं कहा कि आप क्या चीज़ बेच रहे हैं, आप खालिश दूध बेच रहे हैं, पानी वाला बेच रहे हैं, केमिकल वाला बेच रहे हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि आप किस रेट पे बेच रहे हैं। मुझे ईमानदारी का कोई सिला नहीं मिलना तो मैं ईमानदारी क्यों करूं? वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं और आज टीम इंकशाफ शो कर रही है दूध की बढ़ती हुई प्राइस पे। और आपने मीडिया पे एक रुख तो देखा है कि जिसमें जो दूध बेचने वाली जो शॉप्स हैं उसके ऊपर भी क्रैक डाउन होते रहे हैं कि कीमतों को जो है वो नीचे रखा जाए। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख जो है कि एक जो डेयरी फार्म चलाने वाले जो लोग हैं वो इस महंगाई में किस तरह से चारा अफोर्ड कर रहे हैं, किस तरह से बाकी चीज़ें हो रही हैं। कैसर भाई का भी एक छोटा सेटअप है यहाँ भैंस कॉलोनी में, इनसे बात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है एक स्पेशली चारा अफोर्ड करने में, या कौन कौन सी मुश्किलात अभी आप खुद बता दें कि आपको, क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है कि 94 रुपये पे पैसे रखें, तो क्या आपके लिए मुमकिन है 94 रुपये पैसे दूध बेचना? देखिए, किसी भी जो कॉस्ट जो है ना, एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट कंट्रोल की जाती है जब हम उसे मैन्युफैक्चर करना शुरू करते हैं। उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है, उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं, उनको कहाँ पे, उनकी कॉस्ट कहाँ खड़ी है। बहुत सारी चीज़ों को अगर हम एक्युमुलेट करें, हमें ड्राई फॉडर्स चाहिए, हमें ग्रीन फॉडर्स चाहिए, हमें कंसनट्रेट फीड चाहिए। अच्छा, फीड, कंसनट्रेट फीड में हमारे पास कोई स्टैंडर्ड्स मौजूद नहीं है। इसके अलावा हम गंदम का जो बाकी जो भूसा दलिया जो है, ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों पे हम कॉस्ट भी पे कर देते हैं। हमसे वो कहते हैं जी दे, ठीक है जी दे दे। अब इसकी क्वांटिटी घटाने बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि उसके जो उसके अंदर जो उसका न्यूट्रेंट है उसका लेवल क्या है। यानी अगर कि हम गंदम डाल रहे हैं तो उसका क्रूड प्रोटीन कितना है। यहाँ तक कि चोकर अगर ली जाए तो हमने लेबॉर्ट्री सैंपल करवाया बाकायदा, और उसके अंदर हमें बुरादा मिला लकड़ी का बुरादा मिला जी जी बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद जो अद्वियात आ रही हैं उनकी सैम्पलिंग, उनका जो क्वालिटी है वो क्या है। एक दवाई होती है वो काम कर रही होती है एक बैच के अंदर, दूसरे बैच में वो काम ही नहीं कर रही होती, यानी जानवर मर भी जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। किसी किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट भी अगर थोड़ी बहुत भी मिलना शुरू हो ना, तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें मजीद नीचे लाई जा सकती हैं। ये चेक करवा रहे हैं अपनी टीमों को भेज के कि दूध किस रेट पे बिक रहा है, तो कभी इन दुकानों पे भेज के या इन मंडियों में जो इनकी जो भी मशीनरी इन्वॉल्व है उनसे डेली के यहाँ के रेट्स भी लेना कि चीज़ों के रेट्स कहाँ जा रहे हैं। मैं पर्सनली इस बात का वो हूँ, दूध सस्ता बिकना चाहिए, लेकिन सर कोई भी चीज़ जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है उसे आप सस्ता कैसे बेच सकते हैं। एक दूध वो है जिसका फैट कंटेंट के लेवल के बात के ऊपर और उसका जो मिल्क सॉलिड्स हैं उसकी बेसिस के ऊपर उसकी प्राइस को क्यों नहीं सेट किया जाता। एक आदमी है वो प्योर भैंस का दूध बेच रहा है, वो ईमानदारी से काम कर रहा है, मसलन उसका प्रोडक्ट, और एक आदमी जो पानी मिला रहा है, और एक आदमी जो मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ हार्मोन से, जो चीज़ों से उस किसी भी तरह से एडल्ट्रेशन कर रहा है वो उसके अंदर, उन दोनों के गधे घोड़े लाइन में खड़े हैं, उनकी प्राइसेस बराबर है। मुझे ईमानदारी का कोई सिला नहीं मिलना तो मैं ईमानदारी क्यों करूं। ये भी बहुत, आपके सिस्टम के अंदर कोई इसका प्रोविजन है, किसी ईमानदार आदमी के सरवाइव करने का कोई प्रोविजन है? तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कैटेगरीज बना दी जाए, ये ए ग्रेड है, ये बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, क्या ये सोल्यूशन है? करें ना, बिल्कुल ये सोल्यूशन है। दुनिया में ऐसा होता है, सिर्फ हमारे यहाँ, सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं होता। यकीनी तौर पर हुकूमत को इन तमाम उमूर पर गौर करना चाहिए। इसके साथ साथ इंतजामिया की नजर सिर्फ दूध की कीमत पर नहीं बल्कि दूध की क्वालिटी पर भी होनी चाहिए, क्योंकि ये शिकायत भी सामने आई हैं कि जहां दूध सस्ता मिल रहा है दरअसल वो दूध है ही नहीं। हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि गवर्नमेंट जो है वो रेट के ऊपर कंट्रोल करने के बजाय जो चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं करते। हमारे पास जो आपके जो
कमिश्नर ऑफिस से जो लोग आते हैं उन्होंने कभी आज तक ये नहीं कहा कि आप क्या चीज़ बेच रहे हैं, आप खालिश दूध बेच रहे हैं, पानी वाला बेच रहे हैं, केमिकल वाला बेच रहे हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि आप किस रेट पे बेच रहे हैं। और हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो इन चीज़ों को देखे कि लोग खालिश चीज़ बेच रहे हैं उसको चेक करें, उसके ऊपर फ़ाइन करें लोगों को, ताकि लोगों को सही रेट में अच्छी चीज़ मिल सके। अब ये जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है। इस सारे इशू पर बात करते हुए डेयरी फार्मर्स की ज़बानी टीम इंकशाफ पर हुआ एक और चौंका देने वाला इंकशाफ कि कैसे पैसा बचाने के लिए भैंसों से दूध हासिल करने की बजाय उन्हें बेच दिया जाता है गोश्त के लिए। दूसरे लफ्ज़ों में मैं बयान करूं कि भैंस जो है, जो हमारी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हमें बहुत साल तक दूध दे सकती है, वो हमारी भैंस कॉलोनी में कराची में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 1 साल से ज़्यादा नहीं रखते और उसको वो स्लाटर करवा देते हैं। हमारे यहाँ लोगों को बहुत जल्दी से अमीर होने का बहुत शौक़ है और मैं भी शायद उनमें ही था, लेकिन ज़िंदगी के बहुत कीमती साल मुझे गुजारने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो भैंस है हमारी, वो स्लाटर होने की चीज़ नहीं है। उससे हम बहुत देर तक हमसे दूध ले सकते हैं। आज से 10-15 साल पहले या 20 साल पहले जब मैंने पहली दफ़ा भैंस ख़रीदी थी तो उस वक्त वो भैंस की कीमत थी 25,000 रुपये। आज वही भैंस जो है वो 15-20 साल में 3 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है। 3 लाख रुपए तक भैंस क्यों पहुंच गई है? उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ फ़ीमेल बहुत जल्दी बहुत स्पीड से लोग जो है ना वो स्लाटर करवा रहे हैं और नए जानवर जो हैं वो चूँकि कम हैं इसलिए उनकी डिमांड भी ज़्यादा है। मुल्क की आबादी भी बढ़ रही है, मुल्क को दूध तो चाहिए ही चाहिए और गोश्त भी चाहिए। तो इस वजह से हमारे यहाँ जो है ना इन दोनों चीज़ों की कमी होने की वजह से इन चीज़ों के रेट्स बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ का फार्मर जो है वो जानवर को प्रेग्नेंट करवाना ही नहीं चाह रहा। अच्छा जी हाँ, हमारे यहाँ ऐसा है कि यहाँ का जो फार्मर है वो उसने अपनी प्रोडक्ट समझा हुआ है दूध को। हाँ ठीक है, और वो उसके अंदर ये लालच है कि मेरे पास जितना ज़्यादा दूध है मेरा उतना ही नाम है और मेरा शायद इनकम भी उतनी ज़्यादा है। उस दूध को बढ़ाने के लिए वो उधार पे, क्रेडिट पे वो लोगों से राशन भी ख़रीद रहा है, क्रेडिट पे ही लोगों से भैंसें भी ख़रीद रहा है और जहाँ जितनी कोशिश होती है वो क्रेडिट। लेकिन जब आप कोई चीज़ क्रेडिट पे लेते हैं तो आपको उसका प्रॉफिट पे करना पड़ता है। ये आपको भी आइडिया होगा कि जब आपने कोई चीज़ क्रेडिट लेनी है तो आपको उसका प्रॉफिट पे करना है। जब इस कारोबार में इतनी बचत ही नहीं है, जब इस कारोबार में इतना प्रॉफिट रहा ही नहीं है तो आप अब ये फैक्टर भी उसमें शामिल कर लेते हैं कि वो आपका जो फार्मर है वही नहीं चाह रहा कि वो प्रेग्नेंट हो। जब नई नस्ल ही नहीं आएगी तो फिर ज़ाहिर बात है उसकी वजह खत्म होना शुरू हो उसकी जाएगा, वजह ये है महंगा होगा और फिर उसकी वजह यह है कि ऐसा जानवर जो दूध देना छोड़ देता है, जब उसको फिर प्रेग्नेंट होने के बाद का एक कुछ 4-6 महीने का एक पीरियड होता है जिसमें जानवर को संभालना पड़ता है। वो जानवर को संभालने के लिए राशन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो बेयर नहीं कर पा रहा फार्मर कि मैं 6 महीने अपने ये जो जिस जगह पे मैं बच्चा मैं आपको बताऊँ ये इस जगह पे जब भैंस खड़ी होगी इसका 1,000 रुपया 1 महीने का सिर्फ खड़े होने का रेंट है। ठीक है, सिर्फ रेंट है एक, और इसके अलावा कम से कम वो तकरीबन 500 से 700 रुपया उसका रोज़ का चारे का खर्चा है। 500 से 700 रुपया उसका रोज़ का चारे का खर्चा है। अब वो जब दूध नहीं देगी उसको संभालना उन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। वो समझते हैं कि यार हम इसको संभालेंगे, हमारे पास इतनी तो गुंजाइश ही नहीं है कि हम इस एक खाली जानवर को, और यही वजह है कि क्या वो करते 3-4 साल वो क्या करते हैं कि वो उस खाली जानवर को वो बेच देते हैं, उसके अंदर थोड़े से पैसे और या ज़्यादा पैसे डाल के जितनी उनकी गुंजाइश होती है वो उस कुंडे के ऊपर जहाँ पे जानवर खड़ा हुआ एक नया जानवर ला के बांध देते हैं। वो कहते हैं खाली क्यों है, हमें तो शाम से दूध चाहिए। दूध से जुड़े इन तमाम इश्यूज को ज़ेरे बहस लाना जरूरी है। कराची में कैसे कंट्रोल किया जाए दूध की बढ़ती कीमत को, कैसे मिलेगा सस्ता दूध, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमें एज अ सिस्टम काम करना पड़ेगा और हम अभी भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर भी कर सकते हैं, सूबाई हुकूमतें भी कर सकती हैं कि देखें जी आप दूध की प्राइस को कंट्रोल करने की जब बात करते हैं ना तो आप बेसिकली नाक को ऐसे करके पकड़ लें। जब आपको पता है कि दूध पैदा होता है ख़ासतौर पे शहरों में, हाँ जंगलों में और चराई वाले इलाकों में दूध जो है घास का चराई का दूध होता है, लेकिन ये इनको पता है कि शहरों में अजनास खिला के दूध पैदा होता है। और अगर उनको पता है कि अजनास का क्राइसिस है, अगर उनको पता है कि इम्पोर्टेड आइटम्स महंगे डॉलर की वजह से हो गए, तो फिर उनको उनके अंदर एक मतलब उनके अंदर एक सलाहियत होनी चाहिए कि वो ये समझें कि जब तक हम इनपुट प्राइसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो दूध की प्राइस कैसे कंट्रोल होगी। आपके ख्याल में भैंस के सही दूध की, खालिस दूध की 1 लीटर की असल कीमत क्या है?
देखिए जो कि होनी चाहिए, जो कि होनी चाहिए, जो आप कह रहे हैं कि गैर मिलावट का खालिस दूध है। देखिए मैं इसका जवाब ऐसे नहीं दूंगा। मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे जो है एक पूरा एक प्रोसेस बनना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि आप फार्मर्स को फैसिलिटेट करें ये कह के कि जी हम पॉलिसी बना रहे हैं कि इस मुल्क से चारा एक्सपोर्ट नहीं होगा। वो जो 100-150 मिलियन डॉलर जो कि आर्टिक ऊँट के मुंह में ज़ीरा है, वो जो हम इससे कमाते हैं और इतनी बड़ी शॉर्टेज पैदा करते हैं, आप बता दें इस पर बैन लगाएं कि जनाब आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान का चारा बाहर नहीं जाएगा, नंबर 1, ताकि उसकी प्राइसेस के ऊपर जो इस वक्त प्रेशर है वो कम हो जाए। लोगों के पास ऑप्शंस हों कि जी ये अच्छी जैसे अल्फा है या और बहुत सारी ग्रासेस हैं कि ये मौजूद हैं, तो जनाब मैं इंपोर्टेड पाम खली या कनोला खली मील मैं अब कम खिलाऊंगा। और गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करे कि देखो यार आपके लिए हम ये सब चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, तो लिहाजा अब आपको हमारी प्राइसेस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी के बग़ैर आप कंट्रोल करना चाहें, अच्छा, और इन तमाम चीज़ों के बग़ैर अगर मैं आपको बता दूं कि जी भैंस का दूध तो इतने का होगा, तो आई थिंक मैं जस्टिफिकेशन नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें इकॉनमीज़ ऑफ स्केल भी है। हाँ, अगर मैं एक भैंस खड़ी करके पाल रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट कुछ और होगी, और अगर मैंने 100 भैंसें या 1000 भैंसें पाली हुई है तो मेरी कॉस्ट कुछ और होगी। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इस प्राइस के अंदर अगर मैं 1000 भैंसें भी कराची में पाल के, और क्योंकि कराची में ताज़ा दूध जो है वो हैदराबाद से नहीं आ सकता, क्योंकि ताज़ा दूध जो हमारे लोगों को आदत है, ख्वाहिश है घर में बॉयल करके पीने की, तो वो दूध जो है वो 4 घंटे ट्रैवल करके तो यहाँ पे नहीं आ सकता। वो तो यहीं पैदा होना है जहाँ पे ना घास है ना पानी है। जिस जगह आप बैठे हैं यहाँ पे लोग पानी भी खरीद के पिला रहे हैं जानवरों को। तो आप अंदाज़ा तो लगाएं कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी। दूध की बढ़ती कीमतों का कौन कौन है कसूरवार? टीम इंकशाफ ने खरीदारों और दूध फरोशों से डेयरी फार्मर्स तक सबका मौक़िफ़ सुना, ताकि खोज लगाई जा सके कि क्या है असल वजूहात। मगर इस मालूमात के बाद जब तक ना सुना जाता हुकूमती मौक़िफ़, तब तक अधूरी थी सच की तलाश। इस वक्त शहर में दूध की कीमतों का एक संगीन मसला बना हुआ है, और हर शहरी जो है इस मुश्किलात का उसको सामना है। ख़ुसूसी तौर पर जो गरीब तबका है उसको सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो सरकारी रेट्स हैं, जो कमिश्नर कराची की जानिब से रेट लिस्ट जारी की गई है, उसके मुताबिक जो है शहर में दूध फ़रोख्त नहीं किया जा रहा। जो दुकानदार हैं वो अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं और अपनी जो कीमतें हैं उसके हिसाब से जो है दूध फ़रोख्त किया जा रहा है। हमने जो है डेयरी फार्मर्स से भी बात की है, जो दुकानदार हैं, दूध फरोश हैं, उन लोगों से भी बात की है। उनका यही कहना है कि जो चारा वगैरह है, दीगर चीज़ें हैं दूध में के लिए जो इस्तेमाल होती हैं, और उसमें जो है उसकी जो कीमतें हैं उस पर जो है कंट्रोल नहीं किया जा रहा। लेकिन जो इंतज़ामिया है वो दूध पर जो है उसकी प्राइसेस पर जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब ये तमाम तर सवालात हैं जिसका जवाब लेने के लिए हमने कमिश्नर कराची से भी रब्ता किया, जो तर्जुमान हैं उनसे भी बार बार रब्ता किया गया, लेकिन उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। और इस वक्त भी मैं कमिश्नर कराची के ऑफ़िस के बाहर मौजूद हूँ। हमें बार बार जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से टाइम तो दिया गया, लेकिन एंड टाइम पर जो है यही बताया गया कि सर जो है मीटिंग में हैं, और बहुत से इंपॉर्टेंट सवालात हैं जिसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ कमिश्नर कराची दे सकते हैं। इसके अलावा जो रेट्स पर जो है इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा सरकारी सतह पर, क्यों इंतज़ामिया जो है छुट्टी नज़र आ रही है, और क्यों इस पर छापे नहीं मारे जा रहे हैं, और अगर छापे मारे जा रहे हैं तमाम तर तफसीलात उसकी क्यों नहीं जारी की जा रही, या बहुत सारे जो सवालात हैं उसके जवाबात जो ऑन कैमरा क्यों नहीं दिए जा रहे। बार बार हमने जो है रब्ता किया है कमिश्नर कराची से, तर्जुमान से, और हमारे पास कुछ जो स्क्रीनशॉट्स भी आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि जो मैसेजेस भी हमने किए, कॉल्स भी की, लेकिन कोई किसी तरह से भी जो है इंतज़ामिया की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। टीम इंकशाफ ने तमाम तर सहाफ़ती तकाज़े पूरे किए हैं। कौन कितना कसूरवार है, दूध की बढ़ती कीमतों को कैसे कंट्रोल किया जाए, हमने पूरी कोशिश की है कि हक़ाइक़ की तह में उतर कर तस्वीर के सभी रुख दिखाए जाएं, क्योंकि शहरियों को दरपेश मसाइल हल हों और हुकाम अपना फर्ज नेक नियति के साथ निभाएं। यही है हमारे हर प्रोग्राम का मकसद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।